हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इंडिफिनिट इंटीग्रल आज स्टार्ट करेंगे। फिर से एक नया बड़ा टॉपिक है। देखो, ये एक बार इंडिफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट हो जाएगा तो इसके बाद में बचता है फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट। पहले आएगा डिफिनिट इंटीग्रल, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रल में कुछ है नहीं। अगर आप लोग इंडिफिनिट अच्छे से सॉल्व करते हो तो डिफिनिट इंटीग्रल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आएगी, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद में डिफिनिट इंटीग्रल कुछ ज़्यादा नहीं बचता। फिर इसके बाद में आएगा एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, जिसके अंदर थोड़ा सा जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था उसी हिसाब से एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल भी रहेगा। तो बेटा अभी जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो रहेगा इंडिफिनिट इंटीग्रल। तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको वेटेज भी काफ़ी अच्छा है मार्क्स का। तो इंडिफिनिट इंटीग्रल के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन जो टॉपिक था पहला वाला, जिसको मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है, तो डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोगों ने दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है ये समझा था, है ना। मतलब इसके मेथड्स देखे थे हमने। तो अलग अलग टाइप के फंक्शन है तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा। और फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर हम लोगों ने डेरिवेटिव का जो मतलब होता है, जो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है या फिर रेट मेजर की तरह होता है, तो इन सभी के ऊपर डिपेंडेंट एग्जांपल्स हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर पढ़े थे। तो अभी इंडिफिनिट इंटीग्रल के अंदर वही है कि आपको दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। सो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। सो ये जो इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन ये प्रोसेस है किस चीज का, दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करने का। इसका क्या मतलब होता है ये हम लोग डेफिनेशन में देखेंगे। सो हमें बेसिकली करना क्या है इस टॉपिक के अंदर, सिर्फ ये समझना है कि हाउ टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन, दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल कैसे निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, बाय पार्ट्स यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। सो ये जो मेथड्स है जो फाइंड करने के हमें इंटीग्रल्स, फंक्शन के इंटीग्रल्स फाइंड करने की जो मेथड्स है, तो इसको बेसिकली पूरे टॉपिक में 3 हिस्सों में बांट दिया है। टोटल टॉपिक इंडिफिनिट इंटीग्रल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर काफ़ी सारी एक्सरसाइज आएंगी, काफ़ी सारे टाइप्स आएंगे। दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसका यूज होता है जब आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ रहता है। जैसे प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन के अंदर, उसी तरीके से बाय पार्ट्स होता है इंटीग्रेशन के अंदर। और इसके बाद में एक थर्ड टाइप रहेगा, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सो आपका टोटल इंडिफिनिट इंटीग्रल जो टॉपिक है ये इन 3 हिस्सों में बांट दिया है, जिसके अंदर का जो पहला है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और बाकी दोनों के ऊपर तो एक एक एक्सरसाइज रहेगी। अब बेटा सबसे पहला एक्सरसाइज जो है वो एलिमेंट्री है, मतलब बहुत बेसिक रूल्स के बारे में हमें बताता है। जो हम लोग अभी बेसिक रूल्स देखेंगे, किसी भी स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रल क्या आता है, ये हम लोग, जैसे हम लोगों ने डेरिवेटिव्स देखे थे स्टैंडर्ड फंक्शंस के, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, इन सब के हमने, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इन सब के हम लोगों ने डेरिवेटिव्स देखे थे। तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखे थे। अब उसी तरीके से स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर और भी जो भी फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल्स, लॉगरिथमिक, इनके हमें इंटीग्रेशन क्या आते हैं ये देखने, ठीक है। सो इसके लिए हमें सबसे पहले इंटीग्रल का मतलब किसी भी फंक्शन का, ये बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या है, डिफाइन कैसे किया है, ठीक है। इंटीग्रल, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो ये सबसे पहले समझ के लेंगे। और फिर जो पहला एक्सरसाइज है वो बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, मतलब इन सभी स्टैंडर्ड फंक्शन का यूज करके इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो असली जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है सेकंड एक्सरसाइज से, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। पिछले साल कैसे किया था, 11th के अंदर इंडिफिनिट इंटीग्रल का ये जो बेसिक वाला पार्ट है वो डाला था और 12th में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया था। लेकिन इस साल 11th से इंटीग्रेशन कंप्लीटली हटा दिया है, उसकी जगह कंटिन्यूटी लाया है, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा 11th के अंदर डाल दिया है और जो थोड़ा सा हायर वाला पार्ट है वो 12th के अंदर डाला हुआ है। लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीटली जो है वो 12th के अंदर दिया हुआ है आपको। तो चलिए बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल निकालने का मतलब, तो इसको डिफाइन कैसे किया है। तो देखिए हमारे पास एक फंक्शन है बेटा f ऑफ x, इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ तो ये मुझे मिल रहा है g ऑफ x, ठीक है। तो कहना ये है इनका कि इन्होंने इंटीग्रल को कैसे डिफाइन किया है। इनका कहना है कि कोई भी एक फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते हो बेटा, तो जो भी फंक्शन आपको डेरिवेटिव मिलेगा तो आप लोग बोल सकते हो इंटीग्रल
इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन g of x इज f of x। समझ रहे हो बात को? मतलब आपके पास एक फंक्शन था f of x, इसका आपने डेरिवेटिव लिया जो ये आया, तो किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया है उसका इंटीग्रल होता है ये फंक्शन। तो इसको लिखा कैसे जाता है? इंटीग्रल, ये जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है। सो इंटीग्रल ऑफ g of x dx ये होता है ये फंक्शन जिसका आपने डेरिवेटिव निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पढ़ते कैसे? इंटीग्रल ऑफ g of x विद रिस्पेक्ट टू x इज f of x, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज आती है बेटा कि जिस तरीके से f of x का डेरिवेटिव g of x है, सिमिलर वैसे अगर f of x के अंदर आप कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हो, जैसे f of x प्लस c को ऐड कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव भी g of x से आएगा क्योंकि c का डेरिवेटिव तो 0 आता है। तो आप इंटीग्रल ऑफ g of x बोल सकते हो, इंटीग्रल ऑफ g of x आप बोल सकते हो f of x प्लस c। तो ये डेफिनेशन है बेटा, बेसिकली ये जो भी मैं लिख रहा हूँ दिस इज डिफाइंड। मतलब जब आप किसी फंक्शन का इंटीग्रल निकालते हो तो इसका मतलब ही उन्होंने ये कहा है कि ये प्रोसेस डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस है, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव। मतलब आपने फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकाला, इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव निकाला है यहाँ पर, और अब आप इसका इंटीग्रेशन ले रहे हो, क्या? ये वाला, मतलब जिसका आपने पहले डेरिवेटिव निकाला उसी का इंटीग्रेशन ओरिजिनल फंक्शन बोल रहे हो। मतलब क्या? आपने डेरिवेटिव निकालते समय कोई ना कोई प्रोसेस किया और जिससे आपको अलग फंक्शन मिला, अब आप उसी अलग फंक्शन को ले रहे हो और इंटीग्रल क्या बता रहे हो उसका? वही ओरिजिनल फंक्शन। तो इसका मतलब क्या? जो भी प्रोसेस आपने इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए किया था, इसको ये प्रोसेस इंटीग्रल का प्रोसेस कैंसिल कर रहा है और आपको ओरिजिनल फंक्शन दे रहा है। क्योंकि जब आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला था तब इसके अंदर कुछ चेंजेस होकर आपको अलग फंक्शन मिला था, लेकिन जब आप ये जो मिला हुआ फंक्शन इसका आप इंटीग्रल ले रहे हो, तब आपको इंटीग्रल लेने के बाद में वही ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो आप इंटीग्रल ले रहे हो बाद में, ये पहले लेवल प्रोसेस को कैंसिल कर रहा है। मतलब आप जो भी बाद में प्रोसेस कर रहे हो जिसको आपने इंटीग्रल कहा है, ये प्रोसेस आपके डेरिवेटिव को कैंसिल कर रहा है। तो इसका मतलब होता है कि इन लोगों ने इंटीग्रल जिस तरीके से डिफाइन किया है, तो इंटीग्रल इज द एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस, मतलब डेरिवेटिव के इनवर्स है ये, ठीक है, या फिर उसके उल्टा है। तो आपको जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव पता होगा, तो क्योंकि ये इनवर्स प्रोसेस है, तो आप जिस भी फंक्शन का जो भी डेरिवेटिव निकालेंगे तो जो डेरिवेटिव आया है उसका इंटीग्रल फिर से ये फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो पहली तो चीज आपको ये समझनी थी। दूसरी चीज, आप जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हो बेटा, इसको कहा जाता है इंटीग्रैंड, ठीक है, इंटीग्रैंड। तो जिस भी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो इसको कहा जाता है इंटीग्रैंड। चलो अब एक और चीज, आप जब फंक्शन का इंटीग्रल निकालते हो तब इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसी के रिस्पेक्ट में ये लिया जाता है, ठीक है। ये भी चीज ध्यान में रखनी है आपको। और ये तो साइन है इंटीग्रल का, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, फंक्शन का इंटीग्रल जब आप निकालते हो तो वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकाला जाता है, ठीक है। सो ये ऐसे कैसे आया, ये क्वेश्चन नहीं अराइज होना चाहिए। ये ऐसे है क्यों? क्योंकि इसका डेफिनेशन ऐसा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं कि बेटा हमें पता है d/dx ऑफ x स्क्वायर आता है 2x, ठीक है, 2x आता है ना, d/dx ऑफ x स्क्वायर 2x आता है, मतलब डेरिवेटिव इसका 2x आता है। तो आप लोग बोल सकते हो कि इस फंक्शन का इंटीग्रल 2x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x व्हिच इज x स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है बेटा कि d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 ये भी 2x ही आता है, तो 2x का इंटीग्रल क्या निकलेगा? 2x dx का इंटीग्रल आएगा फिर से x स्क्वायर प्लस 2। इसी तरीके से इस 2 की जगह पर आप जो मर्जी चाहे कितने भी नंबर्स लगा सकते हो। तो आपको मतलब एक बात समझ में आ रही है कि किसी भी फंक्शन का जब आप इंटीग्रल लेते हो तो वो आपको किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रही है, इनफाइनाइट फंक्शन मिल रहे हैं। किस तरीके से? तो आपको यहाँ पर कांस्टेंट कितने भी डिफरेंट आ सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप किसी फंक्शन का इंटीग्रल लेते हो तब उसके अंदर कांस्टेंट ऐड किया जाता है। समझ रहे हो बात को? मतलब ओरिजिनल फंक्शन के अंदर चाहे हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर ओरिजिनल फंक्शन के अंदर कांस्टेंट है तो ठीक है, उसका वैल्यू वो आ जाएगा, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसका वैल्यू 0 मान लेते हैं।
जैसे मान लीजिए आपने 2x का इंटीग्रल लिया, क्योंकि आपने 2x इसका डेरिवेटिव लिया था x स्क्वायर का, तो 2x का इंटीग्रल तो x स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि 2x जो आपने डेरिवेटिव लिया है वो x स्क्वायर का लिया है, ना कि आपने x स्क्वायर प्लस 2 का लिया है, तो आप इसका इंटीग्रल x स्क्वायर लिख सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने 2x का इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस c भी लिखा, तो भी क्या दिक्कत है, c का वैल्यू आप 0 कंसीडर कर ले सकते हो अगर यहाँ पर नहीं है तो, है ना। तो यही बात है कि जब भी किसी फंक्शन का हम लोग इंटीग्रल निकालते हैं तो उसके अंदर एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव और डेरिवेटिव इज आल्सो इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो मतलब है कि आप जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हो उस फंक्शन का जो भी डेरिवेटिव आएगा उसका इंटीग्रल ये है, ठीक है। और अगर मैं इसका इंटीग्रल निकाल रहा हूँ, जैसे ये फंक्शन का इंटीग्रल ये है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका डेरिवेटिव ये है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो जब भी आप किसी फंक्शन का इंटीग्रल लेंगे तो जो भी फंक्शन मिलेगा उसके अंदर आपको एक कांस्टेंट ऐड करना है और इसको कहा जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाएगा। और इसी कांस्टेंट की वजह से, इस कांस्टेंट वैल्यू की वजह से आपको एक फंक्शन के अनगिनत इंटीग्रल वैल्यूज मिल सकती है, ठीक है। सो ये था डेफिनेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी डेफिनेशन का यूज करके, इस डेफिनेशन का यूज, डेफिनेशन समझ रहे हो ना, डेफिनेशन सिंपली ये बता रहा है कि जिस भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव जो भी लेंगे तो जो भी डेरिवेटिव आया है उसका इंटीग्रल वापस से वही फंक्शन होता है। अब इसका, इस बेसिक डेफिनेशन का यूज करके हम लोग सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रल वैल्यूज लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, चलिए उसके लिए हमारे पास डेरिवेटिव का हेल्प लेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास सभी स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव हमें याद है, तो हम लोग उसका इंटीग्रल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के अंदर कंफ्यूजन नहीं होने देना है, ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहला फॉर्मूला लेंगे, मुझे निकालना है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x रेज़ टू n विद रिस्पेक्ट टू x। x रेज़ टू n का मुझे इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। कैसे निकालूंगा मैं x रेज़ टू n का इंटीग्रल, तो ये आप लोग यहाँ पर देखना कि ऐसा कौन सा फंक्शन है कि जिसका डेरिवेटिव x रेज़ टू n आता है, ये आपको सोचना है, ठीक है ना। ऐसा कौन सा फंक्शन है कि जिसका डेरिवेटिव x रेज़ टू n आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे बेटा x रेज़ टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1, अगर आप ये वाला फंक्शन लेते हो, अब इस फंक्शन को आप देखिए n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, तो अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूं तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, ये 1 बाय n प्लस 1, ये n प्लस 1 कांस्टेंट है, इसको बाजू में लिया। अब x रेज़ टू n प्लस 1 का डेरिवेटिव लेना है तो n प्लस 1 नीचे आएगा इनटू x रेज़ टू n प्लस 1 माइनस 1। सो मतलब क्या आ रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ x रेज़ टू n बचेगा। मतलब ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है x रेज़ टू n, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ d बाय dx ऑफ x रेज़ टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1। इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है x रेज़ टू n, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है x रेज़ टू n। सो दिस इंप्लाइज विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल वैल्यूज का डेफिनेशन से हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो इस फंक्शन का इंटीग्रल, सो इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू n विद रिस्पेक्ट टू x इज ये फंक्शन आना चाहिए, दैट इज x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। सो n इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1, n माइनस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मेंशन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर n आया है आपके पास, तो n अगर माइनस 1 आता है तो बेसिकली 1/x आता है, 1/x का इंटीग्रल वैल्यू अलग आता है, ठीक है। सो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। सो ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, देखो कंफ्यूजन नहीं होना है। x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या आता है, n टाइम्स x रेज़ टू n माइनस 1, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ये d बाय dx ऑफ x रेज़ टू n है। लेकिन जब x रेज़ टू n के इंटीग्रल की बात करेंगे तो बेटा वो आएगा x रेज़ टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है, प्लस c लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर आप प्लस c ऐड करके भी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो भी यही आने वाला है, इसलिए जब आप इंटीग्रल लेते हो तो प्लस c लिखना नहीं भूलना है। और ये फॉर्मूला वैलिड है व्हेन n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1,
सो n -1 छोड़ के किसी भी n के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरी एक और बात आती है बेटा, जो मैं अभी आप यहीं पर आपको बता देता हूँ कि x की जगह पर अगर मान लीजिए ax + b होल रेज़ टू n आता है dx, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, मतलब आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर जो है तो आपका मोनोमियल है, मतलब सिंगल टर्म का पावर दिया हुआ है, ठीक है। अब जब आपका अगर बाइनोमियल का पावर दिया हुआ रहता है तो क्या आप यही रूल इंटीग्रल का इसको यूज कर सकते हो, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो बिल्कुल कर सकते हो, बस यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी कि जब आप ax + b होल रेज़ टू n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 लिखेंगे प्लस c, तब आपको एक चीज करनी है कि x का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उससे आपको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। मतलब या फिर आप बोल सकते हो कि x का जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, यही सही रहेगा। समझ रहे हो बात को? तो क्यों ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि आप देखिए अगर मान लीजिए मैं इसका इंटीग्रल निकालते समय यही फॉर्मूला यूज करता हूं, तो इस फॉर्मूले के अंदर भी x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, उससे डिवाइड किया हुआ है। देखो होता क्या है, जब अब बेसिकली अगर इसका इंटीग्रल वैल्यू ये है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये मिलना चाहिए, अंदर का फंक्शन मिलना चाहिए ना। अगर इसका इंटीग्रल वैल्यू ये है तो बाय डेफिनेशन इसका डेरिवेटिव तो ये होता है, तभी तो इसका इंटीग्रल वैल्यू ये आ रहा है। तो हम लोग अगर इसका डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे बेटा, तो आपको समझेगा कि कहीं कुछ ना कुछ कमी आ रही है। क्या कमी आ रही है, देखिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव तो 0 बन जाएगा, ये 1/n+1 को मैं साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, सो n+1 ax + b रेज़ टू n+1 -1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो ax + b का डेरिवेटिव आएगा बेटा a, ठीक है ना। सो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेगा, सो n+1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा रहेगा ax + b रेज़ टू n * a। मतलब आपने किया क्या था, आपने d/dx ऑफ इसका डेरिवेटिव निकाला था ax + b रेज़ टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1, इसका आप डेरिवेटिव निकाल रहे थे। सो इसका डेरिवेटिव जब निकालने गए तो आपको क्या मिला, ax + b रेज़ टू n * a मिला है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या कौन सा वाला टर्म ज्यादा है, ये कोएफिशिएंट x का ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब अगर आप जैसे ये स्टैंडर्ड फार्मूला x⁻n का जो था वही अगर यहाँ पर अप्लाई करते हो और a से डिवाइड नहीं करते हो तो ये वाला पार्ट ज्यादा आ जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए मैंने अभी बोला था कि x के कोएफिशिएंट से यहाँ पर डिवाइड करना है हमें, तो अगर डिवाइड कर देते तो ये यहाँ पर डिवाइड रहता है ना, और इसका जब हम डेरिवेटिव लेते तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाता और ये बच जाता। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए जब ax + b होल रेज़ टू n dx का हमें इंटीग्रल निकालना है तो बस यही रूल यूज करना है कि पावर के अंदर एक ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे पावर से। बस ध्यान रखना है कि x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, ठीक है। यहाँ पर पावर क्या है इससे मतलब नहीं, बस x का जो भी कोएफिशिएंट है इससे हमें डिवाइड करना जब आप इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं इंटीग्रल निकालता हूँ, इंटीग्रल ऑफ मैं निकाल रहा हूँ 5x + 3 होल रेज़ टू n होल रेज़ टू 5 dx, ठीक है। तो मुझे इसका इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मुझे देखना है कि देखो अगर आपके पास सिंपली x⁻³ dx है तो इसका इंटीग्रल वैल्यू कैसे निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से, दैट इज x⁻³ + 1/3 + 1, ठीक है, प्लस c। तो आपको मिल रहा है x⁻4/4 + c, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मोनोमियल था, यहाँ पर बाइनोमियल आया है, तो जब भी आप इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो बस यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। बस क्या करना है, 5x + 3 5 का पावर बढ़ा दो 1 से तो 6 डिवाइडेड बाय 6, और करना क्या है, x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, या फिर बोल सकते हो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, और ये आएगा प्लस c। सो इसका मैं आगे यहाँ पर लिखता हूँ। सो फाइनली आपको इसका इंटीग्रल मिलेगा 5x + 3 होल रेज़ टू 6 डिवाइडेड बाय 30 + c, ठीक है। सो इस फॉर्मूले के साथ में इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा इंटीग्रल ऑफ x⁻n, जिसका इंटीग्रल आता है x⁻n + 1/n। देखो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है।
सो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू n dx का वैल्यू आता है x रेज़ टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, ठीक है, एंड वेयर n इज नॉट इक्वल्स टू -1। सेकंड फॉर्मूला है बेटा आपके पास ax प्लस b होल रेज़ टू n, ये इसी का फॉर्मूला है, इसी टाइप का है, बस आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखने के लिए फिर से लिखा गया है। सो ax प्लस b रेज़ टू n के लिए इंटीग्रल वैल्यू आएगा ax प्लस b होल रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इनटू a प्लस c। ध्यान में है ना, x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है या फिर बोल सकते हो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। सो दो फार्मूला हमने अब तक देखे हैं। चलिए आप स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज को। तो सबसे पहले आएगा डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो बेटा आपको पता है sin x का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x, ठीक है ना। तो हम लोग cos x का इंटीग्रल क्या लिखेंगे, sin x बाय डेफिनेशन। सो इंटीग्रल ऑफ cos x dx आएगा sin x प्लस c, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग sin x का डेरिवेटिव cos x लिख सकते हैं, उसी तरीके से sin x प्लस c का भी डेरिवेटिव cos x लिख सकते हैं। सो cos x का इन जनरल इंटीग्रल क्या आएगा, sin x प्लस c। चलिए सेकंड है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, cos x प्लस c का लिखता हूं मैं, ठीक है। cos x प्लस c का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस sin x। तो जब मुझे इसका इंटीग्रल निकालना है, तो इंटीग्रल क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ, मैं माइनस को बाहर ले लेता हूं, sin x dx बनेगा मेरा cos x, ठीक है, प्लस c। तो मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे मिलेगा sin x dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। आपको लग सकता है कि ये माइनस c बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस c को फिर प्लस c कंसीडर कर लें क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। सो ध्यान में रखेंगे कि sin x का डेरिवेटिव इंटीग्रल आता है माइनस cos x प्लस c। अब यहाँ पर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। sin x का डेरिवेटिव cos x है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है, लेकिन sin x का इंटीग्रल माइनस cos x है और cos x का इंटीग्रल sin x है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से आप लोग समझ पाएंगे। सो तीसरा आएगा आपके पास डेरिवेटिव ऑफ tan x। सो tan x का डेरिवेटिव क्या है बेटा, tan x प्लस c का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या आएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल आएगा tan x, ठीक है, प्लस c। मतलब समझ रहे हो ना, बेसिक डेफिनेशन यूज की जा रही है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ आता है तो कुछ का इंटीग्रल आएगा वही फंक्शन फिर से, ठीक है। तो देखो आपको लगेगा कि यार इंटीग्रेशन पढ़ाते समय अगर आप लोगों ने किसी और का भी वीडियोस देखा है तो हर कोई बस एंटी डेरिवेटिव या इनवर्स की बात करता है। तो देखो जैसे डेरिवेटिव का एज अ रेट मेजर या फिर टेंजेंट का स्लोप, ये जो एप्लीकेशन हमने देखे थे, तो एप्लीकेशन के अंदर उसका मतलब आएगा। बेसिकली इंटीग्रल क्या होता है ये आप लोग डिफरेंट इंटीग्रल के अंदर पढ़ेंगे। जब आप इंटीग्रेशन को एज ए लिमिट ऑफ सम स्टडी करेंगे डिफरेंट इंटीग्रल को, तो वहाँ पर इन चीज़ों का मतलब समझेगा। और इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है जिसका ज़्यादा यूज किया जाता है तो वो एरिया फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी फंक्शन, कोई भी आड़ा टेढ़ा फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ होता है, तो उसके अंडर जो एरिया आता है, एरिया अंडर द कर्व कहते हैं उसको, तो उसका एरिया निकालने के लिए उसका यूज करते हैं हम लोग। तो वो डिफरेंट इंटीग्रल के अंदर आता है। तो इसका ज्योमेट्रिकल जो एप्लीकेशन है दैट विल स्टडी इन द डिफरेंट इंटीग्रल। तो अभी इस टॉपिक के अंदर बस इसी चीज के ऊपर फोकस करना है कि मुझे दिए गए फंक्शन का फॉर्मूला का यूज करके कम से कम इंटीग्रेशन निकालना आता है कि नहीं। क्योंकि अगर इसके अंदर अगर आप मास्टर बन गए तो आगे डिफरेंट इंटीग्रल के अंदर आपको लिमिट्स अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंडिफरेंट इंटीग्रल है, मतलब यहाँ पर कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है। जब आप किसी फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू निकाल रहे हो तो यहाँ पर लिमिट नहीं दिया हुआ रहता, डिफरेंट इंटीग्रल के अंदर लिमिट्स आते हैं, तो उस समय आपको फाइनाइट वैल्यू मिलती है ना। तो बेसिकली वहाँ पर आपको मिलता ही एरिया है, ठीक है। जब आप डिफरेंट इंटीग्रल का वैल्यू निकालते हैं तो आपको एरिया ही मिलता है। तो वो सारी चीज़ें हम बाद में रखेंगे। अभी इस टॉपिक के लिए मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि मुझे फार्मूलाज अच्छे से समझने हैं और मुझे सारे मेथड्स अच्छे से याद रहने चाहिए। क्योंकि देखो जब आप बुक के अंदर से एक्सरसाइज सॉल्व करते हो तो आपको पता होता है कि ये एक्सरसाइज इस टाइप के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए आप सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब सब मिक्सअप हो जाता है, एग्जाम के अंदर कोई भी एक एग्जाम्पल आपको इंटीग्रल करना है, एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको तब समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा टाइप अप्लाई होगा। यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन आएगा या फिर क्या आएगा, क्योंकि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स है। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि फंक्शन को देख के आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या अप्लाई करूँ मैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और बीच बीच में पीछे वाले जो टॉपिक्स है एओडी के अंदर के या फिर आपके डिफरेंशिएशन के सारे मेथड्स,
इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सबको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, चलिए तो 3 फॉर्मूलाज हमने देखे जो मैं इधर लिख डालता हूँ। पहला हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ sin x dx, तो ये आता है sin x का इंटीग्रल आता है माइनस cos x प्लस c। अगर आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज तो अच्छे से याद हुए होंगे अब तक, तो उससे आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ है इंटीग्रल ऑफ cos x dx, दैट इज आता है sin x प्लस c। फिफ्थ है sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रल होता है tan x प्लस c। ठीक है, सो ये 5 फॉर्मूले अब तक हम लोगों ने डिराइव किए हैं। सो मैं इसको हटा देता हूँ बेटा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी। चलिए फिर sin cos tan बन गया, इसके बाद आता है डेरिवेटिव किसका, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ cot x। cot x का डेरिवेटिव क्या है, d by dx ऑफ cot x क्या होता है, cot x प्लस c लिखेंगे तो जनरलाइजेशन हो जाएगा। ये आता है माइनस कोसेक स्क्वायर x dx, सॉरी माइनस कोसेक स्क्वायर x, डेरिवेटिव तो निकाल रहे। tan x का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x, तो cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा। सो इंटीग्रल ऑफ माइनस कोसेक स्क्वायर x dx बनेगा cot x प्लस c। सो नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, सो कोसेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रल होगा माइनस cot x प्लस c। ठीक है, सो ये माइनस से मल्टीप्लाई करने से c के ऊपर, क्योंकि वो कांस्टेंट है उससे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ sec x। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x प्लस c का डेरिवेटिव क्या है, sec x इनटू tan x। ठीक है, सो sec x इनटू tan x का इंटीग्रल क्या आएगा, sec x इनटू tan x का इंटीग्रल आएगा, sec x tan x dx इंटीग्रल आएगा sec x प्लस c। ठीक है, फिर d by dx ऑफ cosec x प्लस c, सो ये आएगा माइनस cosec x इनटू cot x प्लस c। ठीक है, सो cosec x इनटू cot x dx माइनस इसका इंटीग्रल रहेगा cosec x प्लस c। ये दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ माइनस cosec x। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कौन कौन से इंटीग्रल देखे, तो इंटीग्रल ऑफ sec x इनटू tan x, sec x इनटू tan x का इंटीग्रल हम लोगों ने लिखा sec x प्लस c। फिर 7 cosec x इनटू cot x का हम लोगों ने इंटीग्रल लिखा माइनस cosec x प्लस c। 8 अच्छा sec स्क्वायर x के बाद में माइनस cosec स्क्वायर x आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सो cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रल आएगा माइनस cot x प्लस c। ठीक है बेटा, तो ये सारे इंटीग्रल्स है, इनकी वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है। मतलब पहले जैसे हम लोग ध्यान में रखते थे ना, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है, tan x का डेरिवेटिव ये है, इसी तरह के ये आप आपके स्टैंडर्ड फंक्शंस है, इनका इंटीग्रल ये आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा बेटा, ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपको sin x का डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा है, इंटीग्रल निकालने के लिए कहा है। सो sin x का इंटीग्रल क्या होगा, sin x का इंटीग्रल होगा माइनस cos x। सही है, cos x प्लस c, ये आपको पता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ इंटीग्रल ऑफ sin 5x लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस cos 5x, और जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। ये हर जगह पर होगा, ये हर बार होगा। क्यों होगा, आप इसको समझिए। देखिए, जब आप बात कर रहे हो इसके इंटीग्रल की, ये आ रहा है, तब इसका मतलब हो रहा है कि इसका डेरिवेटिव आएगा ये। तो अगर आप 5 से डिवाइड नहीं करते हो, थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर आपने 5 से डिवाइड नहीं किया है और अगर आप इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो माइनस cos 5x का डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे, d by dx ऑफ माइनस cos 5x। तो ये नेगेटिव तो एज इट इज रहेगा, और cos 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस sin 5x। लेकिन आपको तो पता है ये कंपोजिट फंक्शन है, तो 5x का डेरिवेटिव आएगा 5। तो बात समझ रहे हो आप, मतलब आप माइनस cos 5x का डेरिवेटिव जब निकाल रहे हो तो वो आ रहा है sin 5x इनटू 5। मतलब बेसिकली अगर आप 5 से डिवाइड नहीं करते हो तो आपके पास 5 एक्स्ट्रा टर्म है, मतलब इसका इंटीग्रल होगा फिर माइनस cos 5x, इसका नहीं होगा।
5 टाइम्स sin 5x का इंटीग्रल होगा माइनस cos 5x। लेकिन अगर आपने यहां पर डिवाइड किया है 5 से, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे 5 का, तो वो बन जाएगा इस तरीके से, मतलब 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा sin 5x। तो sin 5x का जब आप इंटीग्रल की बात करेंगे तो नो डाउट इसको x मान के जो भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो यूज करो, लेकिन जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना नहीं भूलना है। अब ये जो स्ट्रेटेजी इस फॉर्मूले के अंदर हम लोगों ने अप्लाई की है, ये जो मर्जी किसी भी तरीके का फॉर्मूला रहने दो इंटीग्रल का, इसके अंदर जो भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना ही करना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे हमारे पास में, और 6 के 6 का डेरिवेटिव हमें पता था, तो उसका उल्टा हमने करके उसका इंटीग्रल पहले निकाला। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। सो सबसे पहले आता है नाम sin इनवर्स x का dx। तो बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 - x², ठीक है, ये है इसका डेरिवेटिव। सॉरी मैंने उल्टा लिखा, d/dx ऑफ sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है ये वाला, ठीक है। तो आप इसको sin इनवर्स x प्लस c भी लिख सकते हो, जो मर्जी लिखो कोई दिक्कत नहीं, sin इनवर्स x प्लस c भी लिख सकते हो। तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/√1 - x² dx। तो इसका इंटीग्रल आएगा sin इनवर्स x प्लस c, ठीक है। फिर इसके बाद में सेकंड है बेटा हमारे पास d/dx ऑफ cos इनवर्स x। सो ये आता है -1/√1 - x²। तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालने इंटीग्रल निकालने जाएंगे -1/√1 - x² dx का, तो वो आएगा cos इनवर्स x, लेकिन आप नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो -cos इनवर्स x प्लस c, ठीक है। सो आप समझ रहे हो बात को, इसका मतलब जब आपके पास 1/√1 - x² है तो आप इसका डेरिवेटिव sin इनवर्स x भी लिख सकते हो या फिर cos इनवर्स x भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो -cos इनवर्स x भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। सो इंटीग्रल ऑफ 1/√1 - x² का डेरिवेटिव आएगा sin इनवर्स x या फिर -cos इनवर्स x। सिमिलर वे से अगर आप देखेंगे तो आपके पास tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है, ये मैं क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव पहले लिखना है हमें। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/1 + x²। तो अगर आप 1/1 + x² का इंटीग्रल लेते हो तो वो आपको मिलेगा tan इनवर्स x प्लस c। लेकिन आपको पता है कि cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है -1/1 + x² आता है। तो जब आप -1/1 + x² का इंटीग्रल निकालने जाओगे तो वो आप लिख सकते हो cot है, यहाँ पर cos नहीं है, cot इनवर्स x, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 + x² dx, तो वो बन जाएगा -cot इनवर्स x प्लस c। तो आप 1/1 + x² का इंटीग्रल tan इनवर्स x प्लस c भी लिख सकते हो या फिर -cot इनवर्स x प्लस c भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। और सिमिलरली हमारे पास sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स, आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x के लिए हम लोग लिखेंगे sec इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पर sec इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है, और चलिए नंबर में देता ही नहीं, d/dx ऑफ sec इनवर्स x लिख रहा हूं मैं, d/dx ऑफ sec इनवर्स x which is 1/x टाइम्स √(x² - 1), ठीक है। sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x टाइम्स √(x² - 1). सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंटीग्रल इसका इंटीग्रल क्या आएगा 1/x टाइम्स √(x² - 1) dx का इंटीग्रल आएगा sec इनवर्स x प्लस c। सिमिलरली आपको पता है cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है, cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है -1/x टाइम्स √(x² - 1). सो जब आप -1/x टाइम्स √(x² - 1) dx का इसका इंटीग्रल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा cosec इनवर्स x, और जब आप माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो -cosec इनवर्स x प्लस। तो
तो बेसिकली क्या है, इस फंक्शन का इंटीग्रल आप सेक इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हो, माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हो। तो दोनों भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंटीग्रल क्या आते हैं देखा स्टैंडर्ड, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से उनके इंटीग्रल्स क्या आते हैं वो हम लोगों ने देखे, ठीक है। फिर हम लोगों ने स्टार्ट में एक फॉर्मूला देखा था x टू m वाला। अब देखते हैं log x का क्या होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या है बेटा, log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, सो इंटीग्रल ऑफ 1/x dx आएगा log x प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे ये जो log x, ये जो x था ये x ग्रेटर देन 0 है बेटा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का log हम लोग डिफाइन करते हैं। इसलिए जब भी 1/x dx लेके मतलब 1/x इस फंक्शन का अगर हम लोग डेरिवेटिव इंटीग्रल की बात करेंगे तो log x आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। लेकिन ऐसा हो सकता है कि x का वैल्यू नेगेटिव हो, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम लोग नहीं ले रहे x, लेकिन इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ कि जब 1/x का अगर मुझे इंटीग्रल निकालना है और x अगर मेरा नेगेटिव है तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या सोच सकता हूँ। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो ना, जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रल ऑफ 1/x dx है, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ -1/-x dx। ये मैंने किसको लिखा है, 1/x को मैंने दोनों को भी माइनस माइनस लगा दिया है, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे बेटा यहाँ पर तो बेसिकली हमें x को पॉजिटिव रखना है ना। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, x अगर आपका लेस देन 0 है, अब ये कंडीशन कौन सी है, जब आपका x लेस देन 0 रहेगा। सो x अगर आपका लेस देन 0 रहेगा तब ऐसी सिचुएशन में आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया है और इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए ऊपर दिया है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, तो आप एक माइनस को बाहर लेंगे और अगर आप 1/x का -1/x dx, ठीक है। बेसिकली एक मिनट, ठीक है। सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस नेगेटिव को साइन को बाहर लेता हूँ और मैं इसका डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ, ठीक है। सो 1/-x का डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ मैं। तो 1/x का इंटीग्रेशन निकालने वाला, 1/x का इंटीग्रल मुझे पता है log x आता है, और अगर मैं 1/-x का इंटीग्रल निकालता हूँ तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ ये क्या आएगा इनटू log ऑफ -x आएगा, ठीक है। दूसरी चीज x के कोएफिशिएंट से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज -1 से प्लस c, ये मेरा इंटीग्रल आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, दैट इज log ऑफ -x प्लस c। मतलब 1/x जो है आपका इंटीग्रल ये भी आ सकता है, एक 1/x का इंटीग्रल log ऑफ पॉजिटिव x आ सकता है और दूसरा log ऑफ नेगेटिव x। लेकिन ये कब आएगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। आप समझ रहे हो बात को, जब x का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा मतलब नेगेटिव रहेगा, तब ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगा और log डिफाइन हो जाएगा। तो बेसिकली 1/x जो है आपका, इसका इंटीग्रल वैल्यू मैं यहां पर लिखता हूं, सो 1/x का इंटीग्रल वैल्यू आता है log x when x is greater than 0 and it is log of -x when x is less than 0। लेकिन इन दोनों को अगर एक साथ लिखना है आपको तो हम लोग ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे कि 1/x का इंटीग्रल वैल्यू होता है log of mod x, ठीक है, प्लस c when x is not equals to 0, जब x 0 नहीं। अब x is not equals to 0 का मतलब क्या, x चाहे greater than 0 या फिर less than 0। सो 1/x का इंटीग्रल वैल्यू log of mod x हम कभी भी यूज करेंगे। अब इसी के साथ में एक और इसको चिपक के मैं लिख देता हूँ रिजल्ट, अगर x की जगह पर ax plus b आता है, ये तो पता है ना, जैसे x raised to n के लिए लिया था ना हमने,
शुरुआत में x टू n देखा था, फिर ax प्लस b देखा था। सिमिलर वैसे है बेटा ये भी। अगर मुझे जैसे 1/x का डेरिवेटिव मैं log ऑफ a लेता हूँ, उसी तरीके से मैं 1/ax प्लस b का अगर मुझे इंटीग्रल लेना है तो मैं log ऑफ mod ax प्लस b लूंगा प्लस c, लेकिन इसको मैं डिवाइड किससे करूंगा, जो भी x का कोएफिशिएंट है इससे मैं डिवाइड करूंगा। रीजन आपको पता है। तो जैसे अगर मान लीजिए आपको 1/2x प्लस 3 dx है, इसका अगर आपको इंटीग्रल लिखना है तो आप लिखेंगे log ऑफ mod 2x प्लस 3 प्लस c डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट क्या है, तो 2 है, उससे मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है बेटा, तो ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ये ध्यान में रखेंगे और ये भी ध्यान में रखेंगे, ये दोनों को ध्यान में रखना है। तो फिर इसके बाद में एक और आएगा एक्सपोनेंशियल के लिए। ये हम लोगों ने लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों देख लिया। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में तरफ बढ़ते हैं। तो a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या है बेटा, d/dx ऑफ a रेज़ टू x। a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या आता है, a रेज़ टू x इनटू log a आता है। ठीक है, सो a रेज़ टू x इनटू log a का इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। सो a रेज़ टू x इनटू log a dx, इसका इंटीग्रल आएगा a रेज़ टू x। ठीक है, अब आप देखेंगे a रेज़ टू x प्लस c आएगा। तो बेटा log a तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर लेके दूसरी तरफ भेज सकते हैं। तो जैसे log a कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आता है। ये प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा, a रेज़ टू x प्लस c है, दोनों तरफ मैं log a से डिवाइड कर दूं, या फिर हमारे अगर भाषा में बोला जाए तो log a उधर चला जाएगा। ठीक है, सो a रेज़ टू x इनटू dx, दोनों तरफ log a से डिवाइड किया है, फिर log a से log a इधर आके डिवाइड हुआ, तो आपको मिलेगा a रेज़ टू x बाय log a प्लस c बाय log a। तो c बाय log a आगे नहीं कांस्टेंट है, तो इसको आप c डैश बोलो या फिर से c बोलो। तो बेसिकली जब आप a रेज़ टू x का इंटीग्रल निकालेंगे तो वो आएगा a रेज़ टू x बाय log a प्लस c। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 रेज़ टू x का इंटीग्रल वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये आएगा 2 रेज़ टू x बाय log 2 प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से। और अगर बात करेंगे e रेज़ टू x की इन पर्टिकुलर केस, तो e रेज़ टू x dx का इंटीग्रल e रेज़ टू x बाय log e आएगा, लेकिन क्योंकि ये बेस देखो, ये जो log 2 आता है ना वो बेस में e होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। सो यहाँ पर log e टू द बेस e का वैल्यू e आता है, इसलिए जैसे डेरिवेटिव e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x आता है, उसी तरीके से इंटीग्रल e रेज़ टू x का क्या आएगा, e रेज़ टू x ही आएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रखेंगे आप लोग कि जैसे x रेज़ टू n के फॉर्मूले के अंदर हम लोगों ने देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोगों ने अभी क्या फॉर्मूला देखा था a रेज़ टू x का। सो इंटीग्रल ऑफ a रेज़ टू x dx हमने देखा कि a रेज़ टू x बाय log a प्लस c आता है ना। तो अगर आपको, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है ना, यहाँ पर इसके, क्योंकि देखो x रेज़ टू n में क्या था, वेरिएबल कहाँ पर होता है, वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वेरिएबल बेस में रहेगा, दैट इज x रेज़ टू n की बात कर रहा हूँ। तब x की जगह पर ax प्लस b आ सकता था बेस में, है ना, तब आप a से डिवाइड कर सकते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका वेरिएबल एक्सपोनेंट है, मतलब इंडेक्स में, तो a रेज़ टू kx प्लस b ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसका इंटीग्रल जब आप निकालेंगे तो ऑब्वियसली a रेज़ टू kx प्लस b डिवाइडेड बाय log a आएगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट कौन है, a है, k है, तो इससे भी आपको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो यहाँ तक थे हमारे सारे वेरिएशंस और सारे फॉर्मूलाज इंटीग्रल के, जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आगे दो तीन चीजें हैं, जैसे मान लीजिए दो अलग अलग फंक्शन है f और g, इन दोनों का एडिशन है, तो इन दोनों का अगर मैं इंटीग्रल निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसको सेपरेट करके निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो चाहे प्लस हो माइनस हो, तो आप इसको सेपरेट करके भी निकालेंगे तो भी वैल्यू सेम आएगी। एक और प्रॉपर्टी है कि कोई फंक्शन है जिसका आपका उसके कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, आपको इंटीग्रल निकालना है, तो आप कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो और फिर इसका इंटीग्रल निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोनों का भी वैल्यू सेम ही आएगा। सो बेटा ये सभी थे एलिमेंट्री, इसको आपके बुक के अंदर नाम दिया गया है क्या, एलिमेंट्री इंटीग्रेशन फॉर्मूला। एलिमेंट्री का मतलब होता है बहुत बेसिक, एकदम शुरुआत वाले, है ना, तो लेकिन इसी का यूज है आगे हर जगह पर।
तो दो दीज फॉर्मूलाज आर एलिमेंट्री बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन सभी को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए मेरे पास थोड़ा सा टाइम है और मैं सीधा एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर देता हूँ। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल है जिनको इंटीग्रेट कैसे करना है हम लोग देखेंगे। तो मैं अभी लिखता हूँ एग्जाम्पल, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर ये 5 अच्छे से प्रॉब्लम दे रखे हैं। देखो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, मतलब सिंपल फंक्शन दिए हैं, लेकिन इनका अगर इंटीग्रल नहीं पता है तो आगे जो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले इसके अंदर की ये तो बेसिक स्टेप्स है, तो ये तो पता होनी चाहिए। तो चलिए अब तक जो फॉर्मूले देखे हैं इनका यूज करके इनका इंटीग्रल लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रल का साइन लिखेंगे x³ + x² - x + 1 एंड होल ब्रैकेट का dx। देखो अब इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं पॉलिनोमियल फंक्शन को ब्रैकेट नहीं डालता हूं और मैं यहाँ पर इंटीग्रल का साइन देता हूँ, यहाँ पर इंटीग्रल का साइन दिया, इस पॉलिनोमियल फंक्शन को ब्रैकेट नहीं डाला और dx लिखा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये ऐसे ही हवा में है, सिर्फ इसको आपने dx से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर आप पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना चाहते हो तो इसको ब्रैकेट डालो, तो ये dx हर टर्म को मल्टीप्लाइड है, तब आप इंटीग्रल को सेपरेट कर सकते हो। तो इंटीग्रेट करने से पहले सेपरेट करना होता है x³ dx प्लस x² dx माइनस x dx एंड प्लस 1 dx मतलब dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा x⁴n का, जिसका इंटीग्रेशन आता है x⁴n dx, इसका इंटीग्रल क्या आता है x⁴n + 1 + c, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो पहले फंक्शन का इंटीग्रल आएगा x⁴/4 प्लस दूसरे का आएगा x³/3 माइनस इसका आएगा x²/2 प्लस, अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है बेटा, ये तो पता नहीं भूल गया मैं। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रल निकाल रहे हो वो वेरिएबल आएगा, दैट इज x। जैसे मैं बताता हूँ, देखिए मुझे बताइए डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ठीक है ना। सॉरी, कांस्टेंट का इंटीग्रल 0 है, इससे मतलब नहीं हमें, हाँ हमें 1 का इंटीग्रल निकालना है ना। अगर आप देखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ ए वेरिएबल विथ पावर 1, जैसे मान लीजिए आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हो तो वेरिएबल x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, है ना, या फिर कोई कांस्टेंट आएगा, जैसे 2x लिया है तो 2 आएगा डेरिवेटिव। अब इस 2 का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, मतलब किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना होता है, तो आपको उस कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कौन से वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है बेटा। तो जब भी आप किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकालते हो, जैसे अगर मैं k लिखूं यहाँ पर k dx है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, kx + c। अगर मैं k dr लिखता हूँ तो मैं इंटीग्रल निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू r, तो मुझे kr लिखना पड़ेगा। अगर मैं dp लिखता हूँ तो मुझे kp लिखना पड़ेगा। अगर मैं dt लिखता हूँ तो मुझे kt लिखना पड़ेगा। अगर मैं ds लिखता हूँ तो मुझे ks लिखना पड़ेगा। बात समझ लो। तो इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू जिस वेरिएबल के निकाल रहे हो उस हिसाब से आपका इंटीग्रल आएगा। तो यहाँ पर आपका ये कांस्टेंट है 1, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, x। अब आपको एक माइंड में एक चीज आ रही होगी कि जब आपने x³ का इंटीग्रल निकाला x⁴/4, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया होगा, बिल्कुल आया होगा, जिसको मैं c1 बोलूंगा। फिर यहाँ पर इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालूंगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, इसको मैंने c2 बोला, जिसको यहाँ पर c3 बोलेंगे, इसको हम c4 बोलेंगे। तो ये पूरा c1, c2, c3 और c4 इन सबको मिला के एक ही हम कांस्टेंट देते हैं, जिसको बोलेंगे x³/3 माइनस x²/2 प्लस x, जिसको हम बोलेंगे c। तो जो ये c है, देखो क्योंकि हर बार जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको एक कांस्टेंट मिल सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x³ का इंटीग्रेशन करने के बाद में एक कांस्टेंट मिल रहा है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद एक अलग कांस्टेंट है। तो इन चारों कांस्टेंट को मिलाकर आपने एक नया कांस्टेंट लिया है, जिसको आपने c बोल दिया। तो जब भी आप कितने भी टर्म्स का इंटीग्रेशन करते हो तब आपको ध्यान में रखना है कांस्टेंट एक ही लिखना है। चाहे मर्जी आप 1000 टर्म का 1000 टर्म का इंटीग्रेशन लिखो, लेकिन उनका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आएगा वो एक ही रहेगा। और उसका रीज़न क्या है, तो आपको इतने 1000 कांस्टेंट को आप एक ही कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करना है। तो
सेकंड वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखो इसका मैं मेरे पास टाइम कम है तो मैं सीधा इसका एक्सपांशन करता हूँ 1 माइनस 2 टाइम्स 2/x प्लस 4/x स्क्वायर और ये dx। तो अब इस x स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 4/x स्क्वायर इंटू ये x स्क्वायर और ये बाहर dx। तो x स्क्वायर कैंसिल, एक x इसके साथ में कैंसिल हुआ तो आपको मिलेगा x स्क्वायर dx माइनस 4x dx प्लस 4 dx। तो बेटा अभी आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। चलिए मेरा टाइम खत्म हो रहा है इसलिए मुझे रुकना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ सेकंड क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए फॉर्मूलाज अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। चलिए मिलते हैं फिर।